जय हिंद। इससे पहले की जो पॉलिटी की क्लास हमारे इस चैनल पर चल रही थी उसमें हम लोग पढ़ रहे थे भाग 4 का और 51 का, आर्टिकल 51 का। देखिए ये पूरा नहीं हो पाया था ये भाग। हमने बोला था कि इसके अंतर्गत जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज आते हैं, लेकिन हम लोगों ने वहाँ पर 4 ही पढ़े थे। बाकी के बचे हुए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो आप अपना साथ बनाए रखिए। देखिए इससे पहले हम लोगों ने जान लिया था कि मूल संविधान में ये भाग 4 का नहीं था, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था, किसको? फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। किसके द्वारा जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने इसकी सिफारिश की थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने इसको जोड़ा था। लेकिन लागू अगर करवाने की बात आती है तो हमने पिछली वीडियो में बता दिया है कि लागू करवाया था किसने? वर्मा समिति ने। कई बार क्वेश्चन बच्चों को यहां पर फंसा देता है कि जो मौलिक कर्तव्य होते हैं ये मूल संविधान में कितने इनकी संख्या थी, यानी कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी। तो मूल संविधान में तो मौलिक कर्तव्य थे ही नहीं। क्यों? क्योंकि मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं कब? 1976 में जोड़े गए हैं, ठीक है। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब हुआ था, मतलब 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था उसके द्वारा इसको जोड़ा गया। और संविधान लागू कब हुआ? 1950 में। और 1950 में जो संविधान लागू हुआ वही मूल संविधान माना जाता है। उसके बाद जितने भी कानून बनाए गए, जितने भी आर्टिकल, जितने भी भाग, अनुसूचियां जोड़ी गई हैं, उन सभी को मूल संविधान में नहीं माना जाता, वो बाद के जोड़े हुए भाग हैं। क्लियर है सभी को? तो यहां पर फंसना नहीं है। अगर बात आए कि मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को भारत में जोड़ा गया किस समिति के द्वारा? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। अगर बात करें कि लागू किस समिति ने कराया, तो लागू कराया था वर्मा समिति ने। इससे पिछली जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज की क्लास हुई है उसमें यह सब हमने बता दिया था। और साथ ही साथ इसमें हमने आपको बताया था कि भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज को लाया गया है किस संविधान से लाया गया है? तो भारतीय संविधान में लाया गया है इसको रूस से। कहां से लाया गया है? रूस से। साथ ही साथ एक बात और आती है कि विश्व में सबसे पहले अपने संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज को किसने जोड़ा था? तो बहुत सारे बच्चे रूस लगा करके आ जाते हैं कि साहब हमने तो रूस से लिया है तो रूस ने जोड़ा होगा सबसे पहले। नहीं, सबसे पहले जोड़ा था किसने? जापान ने। उसके बाद हम लोगों ने लिया कहां से? रूस से। लेकिन सबसे पहले जोड़ा किसने? जापान। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम लोगों ने इसमें बात की थी कि फंडामेंटल ड्यूटीज की जो संख्या है पहले थी 10, उसके बाद 86वां संविधान संशोधन 2002 में एक और जोड़ दिया गया था। अब हो गई है कितनी? 11। कितनी हो गई है भाई? 11। तो इस समय वर्तमान में भारतीय संविधान के जो भाग 4 क है और जो आर्टिकल 51 क है उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज के हमारा कर्तव्य क्या है। क्यों? क्योंकि भाई भाग 3 हमें बताता है कि आपके कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, आपसे कोई छीन ही नहीं सकता। इतना कुछ हमें देश दे रहा है, हमसे कोई उसे छीन भी नहीं सकता। उसके बाद हम लोगों ने भाग 4 में पढ़ा था डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि इसमें राज्य सरकार के ऊपर है दे या ना दे, लेकिन सरकार देती है। क्यों? क्योंकि जो सत्ता पक्ष होता है उसको दोबारा अगर अपनी सरकार बनानी होती है तो भाई उसको देना पड़ेगा जरूर। क्लियर है? ये भी हम सबको मिल रहा है। लेकिन इतना कुछ देश हमको दे रहा है तो हमारा भी तो कोई कर्तव्य होता है कि हम भी देश को कुछ दें। हमारी भी तो कुछ ड्यूटीज बनती है कि हम देश के लिए कुछ करें। अब जब ये 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे उसके बाद 11वां भी जोड़ दिया गया। अब इनमें भी कह दिया गया कि जिस तरह से डीपीएसपी है कि राज्य सरकार आपको दे या ना दे उसके ऊपर है, अब उसी तरह से आपका भी मन है कि आप इसको मानो या ना मानो। लेकिन इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि भाई माननी पड़ेंगी। तो 4 मौलिक कर्तव्य ऐसे हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज ऐसी हैं जिनको आप अगर नहीं मानोगे तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। बाकी जो 7 हैं, बाकी जो 7 मौलिक ड्यूटी मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनको आप मानो ना मानो कोई परेशानी नहीं, आपको कोई जेल नहीं भेज सकता। लेकिन 4 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐसे हैं अगर आप उनको नहीं मानोगे तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। जिनमें से जब हमने पिछली क्लास में 4 फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़े थे उनमें से सबसे पहला पढ़ा था हम लोगों ने कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करे। अगर आप संविधान का पालन नहीं करोगे तब तो आपको पुलिस लतियाते हुए लेकर के जाएगी और सीधा कहाँ? ससुराल भेज देगी, यानी कि जेल भेज देगी। ठीक है, ससुराल माना जाता है एक तरह से, ससुराल होती है वो भी।
ठीक है ना, जाकर देखना कभी। क्लियर है, हो गया। चलिए 4 मौलिक कर्तव्य हम लोगों ने पढ़ लिए थे। उसके बाद आता है 5वां मौलिक कर्तव्य कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समानता भ्रातृत्व की भावना को बढ़ाना। ठीक है, ये समरसता यानी कि समानता, समरसता मतलब एक जैसी समानता सब में, किसी से कोई भेदभाव ना हो किसी भी तरीके का। और भ्रातृत्व यानी कि भाईचारे की भावना, जो कि किसी जाति धर्म या ऊंच नीच से रिलेटेड ना हो, किसी भी तरीके का कोई भेदभाव ना हो, ऐसी भावना सब में, भावना का क्या करना है, निर्माण करना है, जो सभी भेदभावों से परे हो। किस तरह के भेदभाव ना हो उसके अंदर, आपका धर्म के नाम पर कोई किसी से कोई भेदभाव ना करे, जाति के नाम पर किसी से कोई भेदभाव ना करे, जन्म स्थान के नाम पर कोई भेदभाव ना करे। आजकल देखते हैं ना लोग, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, जन्म स्थान के नाम पर यूपी बिहार वालों को बोल देते हैं चल हट यूपी के, चल हट बिहारी, इस तरह से बोल देते हैं ना। नहीं करना है भाई, ऐसा क्यों करते हो? उसने भी इसी देश में जन्म लिया है, आपने भी इसी देश में जन्म लिया है। ठीक है, और इस बात का क्या सर्टिफिकेट दे सकते हो कि आप उससे ज्यादा देश के लिए कर रहे हो? ठीक है, नहीं कर सकते ना, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। चलिए इसमें उसके बाद बोला गया इसमें कि स्त्रियों का सम्मान करें। ऐसी सभी परंपराओं का त्याग करना पड़ेगा जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। जैसे कि सती प्रथा चलती थी, उसका त्याग कर दिया। ठीक है, अब उसको कोई नहीं मानता। ठीक है ना, जोहर प्रथा को कोई नहीं मानता है, उसका त्याग कर दिया गया, उसको समाप्त कर दिया गया है। जैसे कि 3 तलाक को समाप्त कर दिया गया है। 3 तलाक के बारे में पूरा मुद्दा हम किसी अगली वीडियो में आपको समझा देंगे, कौन थी शायरा बानो, कौन थी शाहबानो, और किस तरह से अब आगे तलाक होगा, किस तरह से इसको बंद किया गया है, सारी आपको एक वीडियो में समझा दिया जाएगा सब कुछ। ठीक है, आप परेशान ना हो। और जो लोग कहते हैं ना तलाक बिल्कुल खत्म हुआ, तलाक बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, तलाक बचा हुआ है। क्योंकि तलाक हसन, तलाक अहसन और तलाक बिद्दत 3 होते हैं। तलाक बिद्दत को खत्म किया गया है, तलाक हसन और तलाक अहसन अभी भी है। ठीक है ना, क्योंकि तलाक का रहना भी जरूरी था, क्योंकि ऐसे भी खच्चर लड़के हैं कि जिनको कितनी भी सही लड़की के साथ शादी कर दो वो नहीं रह सकते। ऐसी भी खचरी लड़कियां हैं कि कितने भी सही लड़के के साथ शादी कर दो नहीं रह सकती, तो उसका होना भी जरूरी था। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो भाई कोई सब भोले बन करके दिखाते हैं, स्टार्टिंग में तो शादी हो ही जाती है, कोई नहीं बताता कि हम कैसे हैं, अपनी असलियत तो कोई नहीं दिखाता ना। ठीक है, इंसान को परखने के बाद ही पता लगता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 6 नंबर कि हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। हमारी जो संस्कृति है, वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति हमारे देश में है, उसका पालन करें, उससे ज्यादा छेड़छाड़ ना करें। ठीक है, हमारी संस्कृति के बारे में जरूर सोचें। उसके बाद बात करते हैं प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। देखिए सबसे पहला मौलिक कर्तव्य हम लोगों ने पढ़ा था कि भारतीय संविधान का पालन करें। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपको जेल जाना पड़ेगा। एक तो वो था, उसके बाद ये 7 नंबर का जो है ना, ये 7 नंबर का प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, प्राकृतिक पर्यावरण की अगर आप रक्षा नहीं करेंगे, इसके तहत भी आपको जेल जाना पड़ सकता है अगर आप इस फंडामेंटल ड्यूटीज को नहीं मानेंगे। प्राकृतिक पर्यावरण में क्या आते हैं भाई, वन है, झील है, पशु हैं जो कि वन्य जीव जंतु हैं। मान लो भाई वनों की कटाई कर रहे हो, आप कटाई किए जा रहे हो, फिर ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? या पेड़ वर्षा कराने में भी कारगर होते हैं, वर्षा कैसे होगी? अगर आप इनको काट डालोगे आपको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, वर्षा कहाँ से होगी, बारिश कहाँ से होगी, कैसे जी पाओगे? या आगे चल के लकड़ी कैसे मिलेगी? अगर आप इनको एकदम ही खत्म कर दोगे तो भाई उसके लिए जेल जाना पड़ सकता है। फिर दूसरा, झीलों को खत्म कर दोगे या आप नदियों को खत्म कर दोगे, पानी कहाँ से आएगा, पानी कहाँ से चलेगा? हमारी प्रकृति को साफ करने में रक्षा करते हैं जो जीव जंतु। ठीक है, जो हमारे जीव जंतु हमारी प्रकृति को साफ करने में रक्षा करते हैं, हमारे पर्यावरण को साफ करने में हमारी रक्षा करते हैं, उनको आप मार डालोगे तब बीमार पड़ जाओगे आप। ठीक है, आपने कई जगह देखा होगा जहां लोग बहुत पतंग उड़ाते रहते हैं ना, वहां पर कोई पक्षी नहीं आते। आपने उस बस्ती में देखा होगा कि बहुत सारे लोग बीमार पड़ते रहते हैं। क्यों? जो पतंग का मांझा होता है, उस मांझे के डर से पक्षी वहां पर नहीं आ पाते हैं। और पक्षी जब नहीं आते हैं, जो जहरीले कीड़े होते हैं जो कि बीमारियां फैलाते हैं, वो कीड़े नहीं मरते। क्यों? क्योंकि अगर पक्षी आएंगे तो उन कीड़ों को खा जाएंगे और आपका पर्यावरण साफ सुथरा रहेगा। ठीक है, कई जगह शहरों में ऐसी बस्तियां होती हैं जो हमेशा लोग पतंग उड़ाते रहते हैं। भाई साल भर में एक बार उड़ा दिया कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, 15 अगस्त पर उड़ा दिया, ये इसके बारे में भी एक वीडियो में हम आपको बता देंगे कि 15 अगस्त पर ही पतंग क्यों उड़ाई जाती है। ठीक है,
लोग पतंग पतंगरा अगस्त पर ही उड़ाते हैं ना ज़्यादातर, क्यों उड़ाई जाती है इसके बारे में भी एक वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। चलिए, तो क्या करें, पर्यावरण की रक्षा करें। कौन सा पर्यावरण? प्राकृतिक पर्यावरण। ठीक है, आपने देखा ना जब कोरोना का दूसरा स्टेज आया था, ठीक है, 2.0 जब आया था, तो उसमें लोगों को ऑक्सीजन तक नहीं मिल रहा था, कुत्ते बिल्ली की तरह लोगों की मौत हो रही थी। लोग अपने परिजनों को बचाने के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे, लेकिन कोई भी रास्ता उनको नहीं मिल पा रहा था। करें तो करें क्या? लोग अपने सिलेंडर ले लेकर के जाते, कहीं भी अगर ऑक्सीजन आती थी तो अपने सिलेंडर ले लेकर के जाते, लेकिन वापस आ जाते थे, बहुत जल्दी ऑक्सीजन बिक जाती थी। दूसरे देशों से भी ऑक्सीजन हमारे देश को मंगानी पड़ गई, इतनी ज़्यादा बुरी हालत हमारी हो गई थी। क्यों? पेड़ नहीं है ना, वनों का कटान होता चला जा रहा है, वन खत्म होते चले जा रहे हैं, तो क्या होगा भाई? ऑक्सीजन मिलेगी ही नहीं। तो इसका होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं 8 नंबर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का निर्माण करना। मान लो किसी का दिमाग ठीक ठाक चलता है, तो क्या कर रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कि आपका दिमाग अगर कहता है कि देश के लिए कुछ कर सकते हैं, मिसाइल बना सकते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम साहब देश के लिए मिसाइल बना करके देके चले गए। ठीक है, किसके लिए? देश के लिए। अपने लिए नहीं किया कुछ उन्होंने, देश के लिए किया उन्होंने। ठीक है, वरना उनसे पहले भी और उनके बाद भी बहुत सारे लोग राष्ट्रपति बने थे। एक बैग लेकर के जाते थे और ट्रक भर करके आते थे। वो एक बैग लेकर के गए और एक ही बैग लेकर के वापस आ गए थे। ऐसे थे एपीजे अब्दुल कलाम। उनके भाई एक बार उनसे मिलने के लिए गए थे, तो वहां से ऑटो पकड़ करके उन राष्ट्रपति भवन पहुंचे। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये रहे ऑटो के 10 रुपए, ऑटो पकड़ो और वापस चले जाना। आप ये मत समझना कि हम राष्ट्रपति हैं, आपके लिए गाड़ी की व्यवस्था करेंगे, आपको सुरक्षा देंगे, चले जाएंगे। ये देश का पैसा है, हमारा अपना पैसा नहीं है, आप चले जाइए। अपने सगे भाई को भी सुरक्षा नहीं दी थी, खुद भी नहीं ली थी। और उनको कौन मारता भाई? उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा? उनको कौन मारता? कोई नहीं मारता। उन्होंने तो देश के लिए इतना कुछ किया। अपनी शादी की डेट भूल गए थे कि भाई हमारी शादी भी है। कौन बोलता है? आप तो दिन गिनने शुरू कर देते हैं, कैलेंडर पर लड़का काटता है कि भाई 20 दिन रह गए अब। ठीक है, हमारी नहीं हो रही भाई अभी। ठीक है, चलिए, उसके बाद मानववाद। मानववाद मतलब मानवता दिखानी भाई अपनी। मानववाद, आप दूसरे लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपनी मानवता दिखानी है। उसके बाद ज्ञानार्जन। ज्ञानार्जन यानी कि पढ़ाई करना, ज्ञान अर्जन करते रहो, जहां से भी मिले ज्ञान बटोर लो। ठीक है, रणछोड़ दास कहते हैं कि ज्ञान जहां से भी मिले बटोर लो। 3 इडियट्स देखी होगी आपने, देखे ना, कि ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना, यानी कि किसी भी चीज के सुधार की या अपने अंदर ही सुधार की भावना एकत्रित करना, कि भाई हम में अगर कोई ऐसी चीज बात गलत चल रही है तो हम उसको सुधार करें, उसका सुधार करें और आगे देखें। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। एक ये भी ऐसा मौलिक कर्तव्य है जिसको आपने अगर नहीं माना तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम आपको टाइम दे देंगे। आप ये मत सोचना कि सर लिखे ही जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेने का टाइम नहीं दे रहे। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको टाइम दे दिया जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और लिख लेना इसको, लेकिन पहले आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद बात करते हैं हम सार्वजनिक संपत्ति की बात कर रहे थे, 9 नंबर की, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। यूपी में देखा होगा ना, अपने एनएसए लग रहा था बार बार। जब सीएए एनआरसी का लोग विरोध कर रहे थे तो लोग सार्वजनिक संपत्तियां जला देते थे, तो एनएसए के तहत कार्रवाई हो रही थी। रासुका लगाई जा रही थी कि भाई राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम इनके ऊपर लगाया जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। क्यों? क्योंकि सार्वजनिक संपत्तियों को अगर आप क्या उनको हानि पहुंचाओगे तो आपके ऊपर जुर्माना तो लगेगा ही लगेगा, बाकी आपको जेल में भी डाल दिया जाएगा। उसके बाद हिंसा से दूर रहें। हाँ, अगर हिंसा की आपने, कहीं भी जाकर के आप आंदोलन करना, चलो हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है आंदोलन करना, लेकिन शांतिपूर्वक। ऐसा नहीं कि किसी को भी तोड़ फोड़ करेंगे कि निकलने आने जाने वाले जो लोग हैं उसको निकलने नहीं देंगे, जाम लगा लेंगे बिल्कुल। ठीक है, तो दूसरे लोगों को तो परेशानी होती है। आंदोलन इस तरह से करना कि हमारी वजह से किसी दूसरे को परेशानी ना हो। आप आंदोलन पूरा साल करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। देश की संपत्ति को हानि ना हो, आप आंदोलन पूरा साल करते रहो, कोई दिक्कत नहीं किसी को। ठीक है, लेकिन आंदोलन करना देखो हमारा अधिकार है। हम बार बार कह रहे हैं कि आंदोलन करना हमारा अधिकार है। हम अपना हक मांगेंगे कैसे? आंदोलन करके ही अपना हक मांगेंगे, और आंदोलन करके ही देश को आज़ादी दिलाई गई थी। हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहे इनसे से आज़ादी नहीं मिलती। व्हाट्सएप पे 10 लोगों को मैसेज सेंड करके आज़ादी नहीं मिलती।
ठीक है, आज़ादी कैसे मिली थी भाई? आंदोलन करके मिली थी। या अभी भी हक मांगना पड़ता है? व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कितना भी मैसेज सेंड करते रहना नहीं मिलेगा भाई, हक मांगना पड़ेगा। और आज का तो समय वो है, मांगना नहीं, छीनना पड़ेगा, तब जाकर के हक मिलेगा। वरना बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं कि आप सोचोगे कि भाई मांग लिया तो मिल जाएगा, वरना दूसरा आकर के छीन लेगा। क्या? दूसरा आकर के छीन लेगा। तो इसलिए मत बैठे रहना कि भाई हमें मिल जाएगा, हमारा हक है, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 2 साल बाद नौकरी लग जाएगी, 3 साल बाद नौकरी लग जाएगी। हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठे रहना है भाई, हक छीनना पड़ेगा, मांगना नहीं, छीनना पड़ेगा। नौकरी छीन कर लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप लोग 15 मिनट पढ़ाई नहीं करते हो ना, तो आपसे ऊपर 15 बच्चे जा रहे हैं, वो आपसे पहले नौकरी ले लेंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद बात करते हैं हम लोग व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से सभी क्षेत्रों को की ओर बढ़ने की ओर, लिखना बोलेगा, सभी क्षेत्रों की ओर बढ़ने का प्रयास करें जिससे राष्ट्र प्रगति और उपलब्धि की ऊंचाइयों को छू ले। क्या कह रहा है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों, व्यक्तिगत गतिविधियां यानी कि भाई कोई आदमी कोई भी काम कर रहा है, उसकी अपनी गतिविधियां हैं, काम करके पैसा कमा रहा है। या सामूहिक गतिविधियां कि भाई किसी समूह में 4-5 लोग मिलकर के कोई काम कर रहे हैं, भाई करो करो, देश के लिए कमाओ, आप कमाओगे, देश में पैसा खर्च करोगे, देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, देश की जीडीपी बढ़ेगी, कोई दिक्कत नहीं, कमाओ। लेकिन बात इसमें आ जाती है, इसमें यह कह दिया कि भाई व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियां। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप एक बड़ा समूह बना करके लूट पाट मचाना शुरू कर दो कि भाई हमने समूह बना लिया, कह रहा है संविधान समूह बना लो, चलो रोड पर खड़े होंगे, जो भी निकलने बढ़ने वाला होगा उस पर किसी पे 10 रुपए भी होंगे छीन लेंगे हम, शाम तक काफ़ी कमाई हो जाएगी या पूरी रात में काफ़ी कमाई हो जाएगी, इसके लिए जेल जाना पड़ जाएगा भाई, उसका ध्यान रखना, वो नहीं करना है। ऐसा समूह बनाए जो आपका लीगल हो, कानूनी हो, और जिससे दूसरों को रोजगार भी मिले। क्या मिले? रोजगार भी मिले। भाई 10 आदमी मिलकर एक कारखाना अगर खोल रहे हैं तो वो तो उसमें काम नहीं करेंगे, मजदूर लोग काम करेंगे, तो दूसरे मजदूरों को भी तो नौकरी मिल रही है, उनको भी तो रोजगार मिल रहा है, अच्छी बात है। एक तो खुद को भी, उनको भी मुनाफा हो रहा है, दूसरे मजदूरों को भी, बेचारों को मजदूरी मिल रही है, अच्छी बात है। व्यक्तिगत गतिविधि यानी कि एक अकेला आदमी भी या बहुत सारे आदमी भी मिलकर कोई भी काम कर रहे हैं, दूसरों को नौकरी दे रहे हैं, दूसरों को रोजगार दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं, करो, क्या दिक्कत है। हाँ, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, लूटपाट नहीं मचानी है। क्या नहीं करना? फ्रॉड गर्दी बिल्कुल नहीं करनी है। क्या करना? सभी क्षेत्रों की ओर, जो गतिविधियों के ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसमें लोगों को रोजगार मिल सके, इनकी ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र प्रगति और उपलब्धि की ऊंचाइयों को छू ले। हाँ, राष्ट्र जिससे प्रगति और उपलब्धि की ऊंचाइयों को छू ले। राष्ट्र प्रगति और उपलब्धि की ऊंचाइयों को किससे छूगा भाई? उद्योग धंधों से ही तो छुएगा, क्योंकि सरकारी नौकरी, जो हम सरकारी नौकरी करने वाले हैं, वो तो भाई सरकार से पैसा लेंगे। सरकार कहाँ से लेगी? टैक्स से कमाएगी, उसी से तो हमारा सैलरी मिलेगी, वरना सरकार भी कैसे सैलरी देगी? टैक्स से कमाएगी। टैक्स कौन देगा? जो कारखाने चलाएंगे, जो कंपनियां चलाएंगे, जो उद्योग धंधे चलाएंगे, वही तो टैक्स देंगे। तो भाई तभी जाकर के टैक्स आएगा और तभी देश उपलब्धियों को, ऊंचाइयों को छुएगा। उसके बाद बात करते हैं ये 11वां, जो कि 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, 2002 में जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा गया। अब आप थोड़ा सा रिवर्स अगर आप चलेंगे, तो जब फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो मौलिक अधिकारों में हमने आपको आर्टिकल 21 का पढ़ाया था। आर्टिकल 21 का में हम लोगों ने पढ़ाया था आपको कि 2002 में 86वां संविधान संशोधन करके 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है कि आपके बच्चे को आपकी राज्य सरकार अगर नहीं पढ़ा रही है तो आप क्या कर सकते हैं? अपना हक मांग सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं अगर आपके बच्चे को आपकी सरकार नहीं पढ़ा रही है तो। ठीक है। उसके बाद जब डीपीएसपी हम लोग पढ़ रहे थे, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें एक आर्टिकल हम लोगों ने पढ़ा था, आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की जो शिक्षा है उसको राज्य सरकार देगी। लेकिन उसमें क्या होता है, डीपीएसपी में राज्य सरकार के ऊपर है दे या ना दे। इसी को 2002 में हटा करके कहां डाल दिया गया था? 21 का में डाल दिया गया था। यहां तो रह नहीं दिया, 21 का में भी डाल दिया गया कि अगर अब आपके बच्चे को कोई ना पढ़ाए,
6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को सरकार अगर आपके बच्चे को ना पढ़ाए फ्री में तो आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, अपना हक मांग सकते हैं। तो सरकारें सब पढ़ा रही है भाई, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को सबको फ्री में पढ़ा रही है, खिचड़ी भी खाने के लिए दे रही है, साथ में चना भी खाने के लिए देती हैं। अब तो भाई फल दूध सब मिलता है, फ्रूट्स भी मिलते हैं, दूध भी मिलता है, सब काम होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बोल दिया गया 86वां संविधान संशोधन 2002 में ही बोला गया कि भाई ये मौलिक अधिकार तो है ही, ठीक है, ये क्या है, फंडामेंटल राइट्स तो है ही, डीपीएसपी भी है, साथ ही साथ इसको कर्तव्य भी बनाओ। क्यों कि कभी कभी क्या होगा कि कभी कभी चलो मौलिक अधिकार तो है, लेकिन एक पिता ऐसा है कि बच्चे को भेज ही नहीं रहा है, उसने पैदा तो कर दिया, अब उससे बोल रहा है कि जैसे ही पैदा हुआ कि बेटा चलो कमाने के लिए चलो, 6 वर्ष तक का है, 6 से 14 वर्ष तक कमाने के लिए चलो, पढ़ने जाओ मत। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको पढ़ने के लिए उनके माँ बाप नहीं भेजते, काम करवाते रहते, कभी खेती में काम कराते, कभी किसी माइन में, कभी किसी फैक्ट्री में, किसी कारखाने में काम कराने के लिए भेज देते, पढ़ने के लिए नहीं भेजते। उसके लिए कहा गया कि आपके लिए मौलिक कर्तव्य होगा, और ये एक ऐसा कर्तव्य होगा कि अगर आप इसको नहीं मानोगे तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। क्या, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है अगर आप इसको नहीं मानेंगे। तो हर एक नागरिक का कर्तव्य भी बना दिया कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चे की शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना, कि भाई उनको शिक्षा तो देनी पड़ेगी, उनको पढ़ने तो भेजना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अब आप 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे से काम नहीं करा सकते, अब केवल उनको पढ़ाएंगे। क्योंकि अगर कोई माँ बाप ऐसे हैं पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तब तो उनके पास मौलिक अधिकार है, सरकार अगर नहीं पढ़ा रही है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन कुछ माँ बाप ऐसे हैं कि वो पढ़ा ही नहीं रहे हैं, तब अगर पुलिस को या प्रशासन को पता लगेगा कि आप पढ़ा ही नहीं रहे हो इनको, तब आपको डाल देगी कि भाई पहले इनको पढ़ाओ, ठीक है, काम बाद में कराना, पहले इनको पढ़ाओ आप, ठीक है, क्लियर है। ये हो गया आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके बाद हम लोग संसद पढ़ लेंगे, और साथ ही साथ हमने बीच में बात की थी कि 3 तलाक वाले मुद्दे को लेकर के कौन थी शायरा बहनों, कौन थी शाहबानो, उस सभी के बारे में वीडियो अगली हम बना देंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, चलिए उसके बाद वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, और बहुत जल्दी फेसबुक पेज भी बनने वाला है, फेसबुक पेज पर भी हमारी वीडियो आते रहेंगे, वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। फेसबुक पेज भी हमारे मोहम्मद आलम नाम से हमारी फेसबुक है, जिस पर हम ड्रॉप आउट की नॉलेज के नाम से ही फेसबुक पेज बनाएंगे, ठीक है। फेसबुक पेज पर भी जाकर के आप फॉलो कर लीजिएगा, और यूट्यूब पर भी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, साथ बनाए रखिए, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब बढ़ाइए, और कौन सा पार्ट आपको वीडियो का अच्छा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। और जो चीज़ आपको समझ नहीं आती वो भी बताइए, और जो आपका अपना टॉपिक है जिसको आप अगली वीडियो में देखना चाहते हो कि सर इस टॉपिक पर आप वीडियो बना करके हमें दे दीजिए पूरी कहानी के साथ, हम आपको दे देंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।